प्यारे बच्चों, जैक के साइट पर मॉडल प्रश्न पत्र अभी जारी नहीं हुआ है। एक हफ्ता के अंदर जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इकोनॉमिक्स का आप क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, अब अगला वीडियो भूगोल का बनाइए। तो उन बच्चों के रिक्वेस्ट पर ही मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन टर्म 1 परीक्षा के लिए, जिसका एग्ज़ाम आपका नवंबर माह में है, उसी के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है उसी के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। भूगोल का शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका हम लोग नाम दिए हैं मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1। ये मेरे द्वारा तैयार किया गया है। जैक द्वारा अभी मॉडल प्रश्न पत्र जारी नहीं हुआ है, वो जब आएगा तो उसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही। अभी फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान की जननी किस विषय को कहा गया है? तो वह है भूगोल। सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व है, क्या है? घर है, उद्योग है, सड़कों का जाल है, ये सभी हो जाएगा। फिर है, दो वस्तुओं के बीच हुए जनसंख्या के परिवर्तन को यदि प्रतिशत में व्यक्त करे तो वह कहला जाएगा जनसंख्या की वृद्धि दर। अगला है, जनसंख्या परिवर्तन को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटक अनिवार्य नहीं है? तो वो हो जाएगा स्वास्थ्य। सबसे कम परिवर्तन अनुपात किस जनसंख्या वर्ग का होता है? तो वो होता है वृद्ध वर्ग, मतलब बूढ़ा लोग का। आयु और लिंग पिरामिड में क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो वो किया जाता है आयु और लिंग संरचना को। वृद्धि का चिन्ह हो सकता है, तो क्या हो सकता है? ऋणात्मक अथवा धनात्मक दोनों हो सकता है। विकास का अर्थ है, तो गुणात्मक परिवर्तन भी है और मूल्य सापेक्ष भी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। प्राथमिक क्रियाएं हैं, आखेट भी है, भोजन संग्रह भी है, पशुचारण है, तो इसलिए तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं के कितने वर्ग हैं? तो आर्थिक क्रियाओं के 4 वर्ग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 382 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, मतलब सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। फिर है, स्थानांतरण की दिशा के आधार पर आंतरिक प्रवास की कितनी धाराओं की पहचान की गई? तो वो है 4। प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है, क्या है? तो शिक्षा, मनोरंजन, रोजगार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपना पहला प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया है? तो सन 1990 में। मानव विकास का प्रमुख तत्व है, तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा है, उच्च जीवन स्तर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर है, समानता, बस्तियां कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है, छोटी बस्तियां, प्राथमिक क्रियाकलाप, कम गतिशीलता, तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। सस्य गहनता को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? सिंचाई, उर्वरक और कृषि का यांत्रिकरण, उपयुक्त सभी हो जाएगा। खरीफ की फसल का समय कब है? तो जून से सितंबर। ये था 20 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। यही है परीक्षा का मतलब जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, इस बार यही पैटर्न रहेगा। 20 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और फिर आपका 5 गो 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुत्पादक आयु वर्ग का तात्पर्य है, क्या है? जो जिसका मतलब उत्पादन में योगदान नहीं होता, वो है बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग। फिर है, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? तो 15 से 60 वर्ष के लोगों को। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात वाला देश कौन है? तो वो है लाटविया, 1187। विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, 468। किस देश का 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो वो है सिंगापुर। अब है आपका 5 गो आपका 1 सेंटेंस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, रेटजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दूसरा है, कू सैंपल की मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो कू सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
तीसरा है मानव विकास क्या है, तो दीर्घजीविता, शिक्षा तथा उच्च जीवन स्तर तथा स्वस्थ जीवन के संदर्भ में लोगों के विकल्पों को परिवर्धित करने की प्रक्रिया मानव विकास है। चौथा क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो मानव के वह कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है भारत में नियमित रूप से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना कब से की जा रही है, मतलब जनगणना कब से शुरू हुआ है, तो भारत में नियमित रूप से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना सन 1881 से की जा रही है। मतलब भारत में जो जनगणना शुरू हुआ है 1881 से। अब आपका 3 गो शॉर्ट टाइप आंसर रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है नगरीय क्षेत्र में शामिल बस्तियों के लक्षण बताइए। तो इसका आंसर है नगरीय क्षेत्र में शामिल बस्तियों की विशेषताएं या लक्षण निम्नलिखित है। पहला, नगर पालिका, नगर निगम, अनुसूचित नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड आदि सहित सभी सार्वजनिक स्थान। फिर बस्ती की जनसंख्या कम से कम 5000 हो, बस्ती की कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यकलाप में कार्यरत हो। और चौथा है बस्ती में जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। दूसरा क्वेश्चन है गुच्छित बस्तियों की विशेषता क्या है, तो गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ये बस्तियां प्रायः खेतों के मध्य किसी ऊंचे और बाढ़ आदि से सुरक्षित स्थानों पर बसी होती है। दूसरा, इनमें सभी मकान एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं। तीसरा है ये बस्तियां एक स्थान पर संकेंद्रित होती है। चौथा, इन बस्तियों में रहने वालों को सुख दुख में एक दूसरे से सहायता मिलती है। अगला है गुच्छित बस्तियों के सघन होने के क्या कारण है, तो इसके निम्नलिखित कारण। पहला, ये बस्तियां उपजाऊ मृदा व भूजल उपलब्धता वाले क्षेत्र में बसती है। कृषि में सहयोग की आवश्यकता और वंश तथा जातियों के साथ मिलकर रहने की भावना से भी बस्तियां सघन हो जाती है। दूसरा है जाटों, गुर्जरों, राजपूतों आदि के वंशों के एकजुट होने के कारण ये बस्तियां सघन हो गई है। तीसरा, मजदूरों, दस्तकारों आदि के आर्थिक सामाजिक बंधनों ने भी बस्तियों को सघन बनाया है। चौथा, असुरक्षा की भावना से वशीभूत लोग भी बड़ी संख्या में एक साथ रहना चाहते हैं। अब लॉन्ग टाइप आंसर है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन रहेगा और बनाना है 1 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्रवास के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका पहला कारण है आजीविका, सीमित कृषि भूमि और बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या के कारण कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में एक निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार उपलब्ध हो पाता है। कुटीर उद्योगों की पतली हालत और कृषि में बढ़ते मशीनीकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग को गाँव में आजीविका नहीं मिल पाती। गाँव में ये लोग बेरोजगार अधिशेष जनसंख्या के रूप में नगरों में रोजगार की तलाश में प्रवास कर जाते हैं। नगरों में निश्चित तौर पर विविध प्रकार की आर्थिक संभावनाएं होती है। मतलब गाँव में कृषि खेती बाड़ी के बहुत कम होने के कारण क्या होता है, शहर की ओर आदमी जाने लगता है काम की तलाश में। तो वही है आजीविका की तलाश में कहाँ प्रवास करते हैं, शहर की ओर। दूसरा कारण है विवाह, सामाजिक रीति रिवाजों के अंतर्गत विवाह के उपरांत लड़कियों को माता पिता का घर छोड़कर ससुराल जाकर रहना होता है। भारत में इसी कारण स्त्रियों के प्रवास की संख्या उच्च है। तीसरा है शिक्षा और वृत्ति का, योग्यता की वृद्धि हेतु लोग शहरों में विभिन्न प्रकार की उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु शहरों में प्रवास करते हैं। अपनी वृत्तिका को उत्कृष्ट बनाने के लिए भी सुनिश्चित निपुण व्यक्ति, कलाकार, वैज्ञानिक अथवा किसी भी क्षेत्र में योग्य व्यक्ति शहरों में उन्नति के अवसर तलाशते हैं। चौथा है सामाजिक असुरक्षा एवं प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता एवं गड़बड़ी, जातीय दंगे, देश विभाजन, वर्ग संघर्ष से त्रस्त होकर लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ प्रवास करते हैं। अनेक बार प्राकृतिक प्रकोप भी जनसंख्या को प्रवास करने के लिए बाधित करते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी आदि। दूसरा क्वेश्चन है प्रवास के आर्थिक परिणामों का वर्णन कीजिए। तो प्रवास के आर्थिक परिणाम, प्रवासी उद्यम प्रदेश में स्थित अपने घरों को कमाए का पैसा भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई धनराशि या विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से सर्वाधिक राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि काफ़ी कम है, किंतु यह उद्यम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस राशि का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋण की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा,
कृषि में निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए यह राशि शरीर में धमनियों की तरह कार्य करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उसकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है 25% है काम और रोजगार वाला, डॉट डॉट जो है वो काम रोजगार का है। ये जो लाइन आप बीच में देख रहे हैं व्यवसाय का है, और शिक्षा का है, विवाह है, जन्म के साथ जाना है, परिवार के साथ जाना है, ये सब प्रवास के हैं। और एक इधर है जो है 0 से 9 वर्ष अवधि वाले पिछले निवास के अनुसार स्त्री प्रवास के कारण भारत 2001। ये पुरुष प्रवास है, ये स्त्री प्रवास है। ये दोनों का डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भूगोल के बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी परीक्षा अच्छा जाए, अच्छे नंबरों से सब पास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।